चलिए भाई, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट भाई, जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वह है थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हो गया? थर्मोडायनेमिक्स। और याद रखेंगे इस चैप्टर से आपका एक प्रश्न श्योर एंड सर्टेन होता है। परसों जो पेपर हुआ था उस पेपर में भी थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन था। और याद रखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, इसको हिंदी में बोला जाता है ऊष्मा गतिकी। आई रिपीट, इसी को हिंदी में बोला जाता है ऊष्मा गतिकी। अब देखो भाई, यहाँ पर कोई एक शब्द नजर आ रहा है आप लोगों को, ऊष्मा गतिकी, यानी कि यहाँ पर कोई एक शब्द नजर आ रहा है ऊष्मा, यानी कि जिसे हम कहते हैं थर्म, हीट, यानी कि थर्मो। तो हम यहाँ पर को जितना भी सारी चीजें पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर होगा ना, प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में, याद रखेंगे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी हीट से रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, और सभी का सभी किस में आ जाता है? थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है। अब याद रखेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी में हम जो सबसे पहली चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जहां से आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में न्यूमेरिकल भी बनते हैं। इस बार हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी ले जाएंगे। और याद रखेंगे दोस्त, जो हम इसमें सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर स्केल, यानी कि तापमान स्केल। और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं याद कराऊंगा आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही याद करना है, ध्यान से बस सुनते जाएंगे। ठीक हो गया दोस्त? जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो हम टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? टेम्परेचर स्केल यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं तापमान स्केल। क्लियर हो गया ना? तापमान स्केल ही बोलेंगे हम लोग इसे। देखिएगा भाई, यानी कि जो तापमान मीटर होता है तापमान स्केल होता है। आपको पहली बात तो एक बात ये पता होनी चाहिए, जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, आई रिपीट, जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो केल्विन होती है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई रिपीट दोस्तों, जो तापमान होता है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो इकाई होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। क्लियर हो गया ना? तो वो केल्विन होती है। मगर हम तापमान को अन्य चीजों में भी नापते हैं, आप सभी लोगों को पता है, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, सेल्सियस में भी नापते हैं। तो अब हम जो टेम्परेचर स्केल में देखने वाले हैं, सबसे पहली बात तो हमने जो देखा ये था तापमान, टेम्परेचर की जो इकाई होती है वो केल्विन होती है। मगर आप सभी लोग एक बात जानते हैं कि हम इसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी नापते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि भैया केल्विन और जो इसकी दो अन्य इकाइयां होती हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन तीनों में आखिर में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों में संबंध क्या होता है, याद रखेंगे। क्लियर हो गया? अब याद रखना एक बहुत ही बढ़िया चीज यहां पर से मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक हो गया? ध्यान से सुनते रहेंगे। आप लोगों ने जैसे याद करना, देखो मैं इसको साइंटिफिक तरीके से भी पढ़ा सकता हूं और आम भाषा में भी पढ़ा सकता हूं। मैं साइंटिफिक में नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, मैं आम भाषा में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर को लिखना है, याद रखना, सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ पर को लिखना है वह 0 से लेकर 100 लिखना है। आई रिपीट, 0 डिग्री से लेकर पहला जो पॉइंट होगा वह आप लोगों को लिखना है 0 डिग्री टू 100 डिग्री। आई रिपीट, मैं फिर कह रहा हूं, पहला जो आप लोगों ने लिखना है वह 0 से 100 लिखना है। आई रिपीट, 0 से 100 लिखना है। और याद रखेंगे भाई, उसके बाद जो लिखना है आप लोगों ने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई रिपीट, अच्छा चलिए मैं यहीं पर को लिख देता हूं, पहले वाले में डिग्री सेल्सियस। आई रिपीट, पहले वाले में होगा डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले में होगा फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया भाई? और जो तीसरा वाला होगा वह होगा 373.15 डिग्री केल्विन से लेकर 273.15 डिग्री केल्विन। ध्यान से समझना, जो लास्ट वाला है उसमें 0.15, आई रिपीट 0.15, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, 0.15, 273.15 डिग्री केल्विन। और याद रखेंगे 373.15 डिग्री केल्विन। छोटा वाला नीचे आएगा, बड़ा वाला ऊपर आएगा। ध्यान से सुनना, CFK, आई रिपीट CFK। आपको बस मैं रिलेशन याद करा रहा हूं, आपकी परीक्षा में, कई परीक्षाओं में इससे न्यूमेरिकल देखा गया है। क्लियर हो गया? अब याद रखना, जैसे जो ये होता क्या है, ये मास्टर ने लिखा क्या है, टेक्निकल वालों के लिए यहाँ पर कोई बहुत ही बढ़िया पॉइंट आएगा। देखो ये दोनों जो होते हैं ये वाटर के सापेक्ष पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। मान लो अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए पानी कितने डिग्री पर फ्रीज हो सकता है और पानी कितने डिग्री पर बॉइल होगा, ध्यान से सुनना। तो जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और ये पानी का होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जहां पर को पानी बॉइल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये याद रखना दोनों वाटर का है,
ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जहां पर को पानी जितने तापमान पर जम जाएगा, जितने तापमान पर बॉयल हो जाएगा, बॉइलिंग से ऊपर। देखो तुम लोगों को अभी एक चीज याद रखना, इस वाले चैप्टर में एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। जैसे मान लो एक पानी है, पानी एक सिंपल पानी है, पानी में हम लोग 2-3 चीजें कर सकते हैं। या तो पानी को हम पानी सबसे पहली बात पानी जमेगा, पानी की जमने की दशा ये है, अगर सेल्सियस में नापोगे तो 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट में नापोगे तो 32 डिग्री, केल्विन में नापोगे तो 273.15 डिग्री। इतने डिग्री में पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और याद रखेंगे अगर पानी को जमने के बाद इसमें हीट देंगे, अगर हम हीट देंगे, नीचे से उष्मा देंगे, क्लियर हो गया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इतने डिग्री जब इस पानी का तापमान हो जाएगा तो पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। और अगर इतने डिग्री से तापमान ऊपर चलेगा तो पानी भाप बनकर उड़ना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया ना? 3 स्टेजेस होती है। अगर आपकी कोई और परीक्षा होती तो मैं आपको इस स्टेज में न्यूमेरिकल कराता। क्लियर हो गया ना? इससे बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके बाद वाले टॉपिक से। अगर आप लोगों को बस ये स्केल याद करनी है। पहले अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। पहला क्वेश्चन हमने ये तैयार किया। यहां से ध्यान से सुनते जाना, क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए एग्जामिनर ने अगर सी में ऑप्शन नहीं दिए, सेल्सियस में ऑप्शंस नहीं दिए, तो आपको या तो फ़ारेनहाइट में देगा या तो केल्विन में देगा, आप लोग कर लेंगे। क्लियर हो गया ना? अगला ये जो स्केल है इससे बढ़िया प्रश्न बनते हैं। अब यहां पर से हम एक न्यूमेरिकल को ड्राइव करेंगे, यानी कि एक फॉर्मूला बनाएंगे। आई रिपीट, यहां पर को हम एक क्या बनाएंगे दोस्तों, फॉर्मूला बनाएंगे। और जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा याद रखना। सबसे पहले आप लोगों को बस नीचे वाली चीजों को देखना है। ये सी है, ये 0 है, ये एफ है, ये 32 है, ये के है, ये 273.15 है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पर को C माइनस 0 डिग्री, इससे इसको माइनस। अगला लिखेंगे यहाँ पर को F माइनस 32 डिग्री, यहाँ पर को लिखेंगे K माइनस 273.15 डिग्री। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट भाई, जो नीचे वाले हैं यानी कि जो उनकी यूनिट है उससे जो वैल्यू है, आई रिपीट जो वैल्यू है, वैल्यू को आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। आई रिपीट, वैल्यू को आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। अगर वैल्यू को माइनस किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बात हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। आपने C माइनस 0 लिखा, F माइनस 32 लिखा, K माइनस 273.15 लिखा, और इसके अपॉन में याद रखेंगे दोस्तों, इसके अपॉन में आपको कुछ नहीं लिखना है, इसके अपॉन में आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। अगर 0 और 100 के बीच का अंतर निकालेंगे तो 100 आएगा, 32 और 212 का निकालेंगे तो 180 आएगा। यहाँ पर वो तो सिंपल है, कितने का अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है। बराबर में तीनों के यहाँ पर कोई इक्वल लगा देंगे और ये आपका बन जाएगा एक फॉर्मूला, जहां पर से आपके प्रश्न बनेंगे। आई रिपीट, ये आपका बन जाएगा एक फॉर्मूला जहां पर से आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार किए यहाँ पर से। सबसे पहला पॉइंट रिवाइज, टेम्परेचर स्केल हम पढ़ रहे हैं, मगर मैंने एक शब्द उठाया टेम्परेचर, तापमान। सबसे पहला पॉइंट, टेम्परेचर का जो इकाई होती है यानी कि जो तापमान की यूनिट होती है दैट इज केल्विन, एसआई यूनिट होती है। मगर मास्टर कह रहा था केल्विन के अलावा इसकी 2 इकाइयां और होती हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया? फिर हमने तीनों में संबंध देखा। हमने देखा अगर हम एक एग्जांपल लें, पानी लें, पानी कितने डिग्री पर फ्रीज होगा, तो आपको पता है 0 डिग्री पर फ्रीज होगा। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32 में होगा, केल्विन में पूछेगा तो 273.15 में होगा। हमने देखा पानी कितने डिग्री पर बॉयल होगा। और फिर अगर आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देगा, अगर आपसे कभी पूछ लिया बताओ इतना सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा, इतना फ़ारेनहाइट केल्विन में कितना होगा, तो उसके लिए हमने एक रिलेशन तैयार किया। और टीचर ने बोला कि रिलेशन जो है, रिलेशन में बस नीचे का C में से 0, F में से 32, K में से 273.15 को माइनस करना है और उसके अपॉन में दोनों के बीच का अंतर लिख देना है। रिपीट, उसके बीच में इन दोनों के बीच का अंतर लिख देना है। और यहां पर से आपका एक बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, इससे जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस वाले से न्यूमेरिकल क्या आएगा। आपसे सबसे पहले एक पूछा जाएगा, देखिए कभी भी आपको ये जब 3 चीजें होती है ना, कभी भी 3 चीजें आपस में बराबर हैं, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये होता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। आप किसी भी 2 को अपने इक्वल पुट कर सकते हैं। आप इन दोनों को भी बराबर मान सकते हैं, आप इन दोनों को भी बराबर मान सकते हैं, आप इन दोनों को भी बराबर मान सकते हैं, आप इससे इसको भी बराबर मान सकते हैं, कोई भी 2 को बराबर मान सकते हैं। अरे मैं फिर कह रहा हूं, जब भी 3 चीजें आपस में बराबर होती हैं तो आप उन तीनों में से किसी भी 2 को आपस में क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। अब मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला, मैंने बोला किसी एक चीज का या किसी एक पानी का डिग्री सेल्सियस में जो तापमान है वह मान लेते हैं 40 डिग्री है। अगर बोला कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आप देखेंगे
सी और एफ कहां पर को आ रहा है, तो आपको पता है सी और एफ इधर आ रहा है, तो आप बस इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है सी माइनस 0 अपॉन में आप लोगों के 100 लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन में 180 लिखा हुआ है। सी का मान रखिएगा 40, 40 में से 0 गया 40 बराबर एफ की वैल्यू निकालनी है एफ माइनस 32 अपॉन 180। अब मेन बात आती है काटने की। अगर देखिए कभी भी काटने का तरीका, अगर आप लोगों के पास 0 है, ध्यान से सुनना, आप लोग यहाँ पर कोई 0 से 0 तो काट सकते थे, मगर अगर थोड़ा सा बड़ा सोचेंगे, कभी भी 0 को देख के खुश नहीं होना है, ठीक हो गया ना। 0 को देख के खुश तो हो सकते हैं, मगर अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको ये 40 दिख रहा है या 100 दिख रहा है, और अगर आप 20 की टेबल पढ़ेंगे तो 2/5। अगर आप लोग अभी 0 से 0 काटिए, फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 और 5, फिर भी वैसे ही आएगा। अब ध्यान से सुनना, इधर पर को अभी नहीं काटना है क्योंकि ऊपर पर कोई इक्वेशन बनी हुई है, ऊपर पर को काट नहीं सकते हैं, 32 से 180 नहीं काट सकते हैं क्योंकि ऊपर वो इक्वेशन है। जब भी अगर सिंगल वैल्यू होगी तो ही काटेंगे। यहां पर को आया 2/5 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन में 180। जब कभी भी दो वैल्यूज फ्रैक्शन में हो और उनके बीच में इक्वल लगा हो तो आपको करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लाई। आई रिपीट, उसमें करेंगे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 2 जा 36, ये हो जाएगा 360 बराबर 5। अब 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो 5 इंटू एफ माइनस 32। डायरेक्ट नहीं करेंगे भाई, अगर दिक्कत होती है तो डायरेक्ट नहीं करेंगे। यहां पर को देखिए एक और काम कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्टली 5 से 360 को काट सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी। तो आपको पता है 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यहां पर को आ गया 72 बराबर एफ माइनस 32। हाँ, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा यहां पर को 100। 7 और 3 कितना होता है 11, कितना होता है 7, हाँ सॉरी 7 और 3 कितना होता है 10 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ गई 104 डिग्री। क्लियर हो गया भाई। अब मान लीजिए एक तो ये हो गया, अब मान लो अगर मैंने तुम्हें सेल्सियस में वैल्यू दी और मैंने पूछा तुम्हें केल्विन में, ध्यान से सुनना, यही मान लो मैंने बोला डिग्री सेल्सियस बराबर 40, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री केल्विन बराबर तुम्हें निकालना है। फिर से आप बीच वाले का कोई रोल नहीं है, आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे, आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे। c माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू k माइनस 273.15 अपॉन में 100। और आप लोगों के लिए यहाँ पर से इतना इजी हो जाएगा क्योंकि 100 से 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल आउट हो जाएगा, 100 और 100 कैंसल। c का मान 40, 40 में से कुछ भी नहीं जा रहा है तो 40 ही बचेगा। 40 बराबर k माइनस 273.15, तो k बराबर 273.15 प्लस 40। क्लियर हो गया ना। माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और याद रखेंगे तो यहां पर को अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए पहले 30 जोड़िए 303.15, 10 जोड़िए तो 313.15 डिग्री केल्विन। समझ में आ गया दोस्त। तो एक न्यूमेरिकल ये करा हम लोगों ने एक फॉर्मूले से बनने वाले सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या कर दिए हैं दोस्त, सॉल्व कर दिए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर स्केल से बनने वाले क्वेश्चंस। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इससे बनने वाला फॉर्मूला ये आप लोगों ने याद कर दिया है। अब यहां पर से 2-3 वन लाइनर क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टेम्परेचर से रिलेटेड जो डायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे, आपसे पूछा जाएगा, यानी कि जो मानव शरीर होता है, आई रिपीट, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, क्लियर हो गया ना, आई रिपीट, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आज आप लोगों का घर जाके कार्य यह होगा कि आप लोग एक काम करेंगे, मानव शरीर का जो तापमान होता है, आई रिपीट, मानव शरीर का जो तापमान होता है, मानव शरीर के तापमान को आज आप लोग घर जाके फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों में इसकी वैल्यूज निकालिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस रखिएगा फॉर्मूले में, अगर बताने के लिए बता देंगे मगर कोई फायदा नहीं है, घर जाइएगा और इन दोनों की वैल्यू निकालिएगा। अगला ध्यान से सुनिएगा, आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपसे बोलेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट नेगेटिव, एब्सोल्यूट जीरो। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा, आपसे अगर पूछा जाएगा बताइए किससे नीचे को कभी तापमान हो ही नहीं सकता है, आपको मैंने अभी अभी बताया जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वह केल्विन होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कभी भी अगर आपसे बोलेगा बताइए व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि कुल मिलाकर पूर्णतः शून्य तापमान कौन सा होगा, आपको आपसे बोलेंगे पूर्णतः शून्य तापमान कौन सा होगा। और आपके पास भाई ऑप्शन क्या क्या होंगे, याद रखना, आपसे बोलेगा पूर्णतः शून्य तापमान 0 डिग्री सेल्सियस,
आपसे एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन देगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री केल्विन, नन ऑफ दीज। आपको टिक लगाना है 0 डिग्री केल्विन, क्योंकि आपको पता है एसआई यूनिट कौन सी होती है, केल्विन होती है। और याद रखेंगे इसीलिए, आई रिपीट दोस्त, इसीलिए केल्विन में कभी भी तापमान, केल्विन में कभी भी तापमान निगेटिव में नहीं होता है, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे का तापमान संभव ही नहीं है। जो सबसे बिलो तापमान होगा वह 0 डिग्री केल्विन का होगा। आई रिपीट, जो सबसे कम तापमान होगा वह 0 डिग्री केल्विन का होगा। यहाँ पर को एटम जो हो जाते हैं फ्रीज हो जाते हैं, ठीक हो गया ना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अगला आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक हो गया। देखिएगा भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है। अब मेन बात आती है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब वन लाइनर में बनने वाले क्वेश्चंस हैं, आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे बोलेंगे बताइए ऐसी कौन सी रीडिंग होती है, यानी कि ऐसी कितना डिग्री होता है जहां पर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन होगा -40 डिग्री। -40 डिग्री एक ऐसा तापमान होता है जहां पर को डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। आई रिपीट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों के दोनों सेम रीडिंग देते हैं। अगर आप लोगों को घर जाइएगा, इसको रखिएगा वैल्यू में, अगर आप दोनों जगह 40 रखेंगे तो दोनों जगह इक्वल चीजें आएंगी, यानी कि दोनों जगह वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल चीजें। वैसे अगला पॉइंट, अगर आपसे कभी पूछ लिया डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, एफ और के, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन कब समान तापमान देंगे, यानी कि कब सेम रीडिंग देंगे, तो वहां पर को 573.25, 573.25, ये आपकी परीक्षाओं में नहीं आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम टेम्परेचर देंगे, तो एफ और के जो देते हैं 573.25 डिग्री पर देते हैं। तो ये था आप लोगों का पूरा तापमान। क्लियर हो गया ना, ये जो हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है तापमान का था। यहां पर से आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। तो टेम्परेचर स्केल हम लोगों ने करी सबसे पहले, उसके बाद हमने देखा कि कितना कितना तापमान हो सकता है। क्लियर हो गया ना, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, न्यूमेरिकल यूनिट और तापमान से रिलेटेड कुछ फैक्ट। क्लियर हो गया ना, कुछ ऑब्जर्वेशंस। चलिए बताइए, इतने में कोई डाउट्स हैं किसी को? तो चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो एक टॉपिक पढ़ा था दैट वाज टेम्परेचर स्केल। हम लोगों ने तापमान की स्केल पढ़ी, जहां पर से हमने न्यूमेरिकल तैयार किया और वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं एक बढ़िया सा टॉपिक होता है आपकी परीक्षाओं के लिए, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। आई रिपीट, जिसे हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिसे हम बोलते हैं जल का असामान्य व्यवहार। अब सुनिएगा भाई, जल के असामान्य व्यवहार से बढ़िया थ्योरेटिकल समझने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, जल का असामान्य व्यवहार, अब हम बात करने वाले हैं जल का असामान्य व्यवहार। देखिएगा भाई, जल का असामान्य व्यवहार। अब याद रखेंगे भाई, जो ये जल होता है इसका असामान्य व्यवहार क्यों होता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का बिहेव ऐसा क्यों होता है, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी का ऐसा व्यवहार क्यों होता है, या पानी का ऐसा व्यवहार क्या होता है कि हम लोगों ने असामान्य शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए, जो हमारे पास पानी होता है, याद रखना, ध्यान से सुनना, बोलना मत, ठीक हो गया ना भाई। देखिएगा, जो हमारे पास पानी होता है, मैंने अभी आपको इससे पहले पढ़ाया कि जो पानी होता है वह 0 डिग्री पर, 0 डिग्री जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अब मान लीजिए पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा हुआ है। अगर आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर नीचे से हीट देंगे, यानी कि अगर आप इसके तापमान को बढ़ाएंगे, सबसे पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, बोलना मत। पहले ये बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक। आई रिपीट, उसके बाद अगर इसका तापमान और बढ़ाया जाए, अगर हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन 4 डिग्री सेल्सियस पर, और याद रखेंगे तीसरी कंडीशन क्या होगी, 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो यहां पर को जो है पानी है, इन रीडिंग्स पर, आई रिपीट, इन रीडिंग्स पर कुछ असामान्य व्यवहार दिखाता है, जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस पर आप जमे हुए पानी को, अगर जमे हुए पानी को आप नीचे से हीट देंगे, तो आप सभी लोगों को पता है इसका जो आयतन होगा, यानी कि जो पानी की मात्रा होगी
पानी का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, अगर आप किसी भी चीज को क्या करेंगे भाई, अगर हीट देंगे, देखिए भाई वॉल्यूम ज्यादा और कम, ठीक हो गया नहीं, आपको पता है आयतन क्या होता है। अगर आप पानी को हीट देंगे तो 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री की रेंज में या रीडिंग में जो पानी का वॉल्यूम होगा वह कम होगा, मगर याद रखेंगे दोस्तों यहां पर को जो पानी की घनत्व होगा, जो पानी की डेंसिटी होगी, आई रिपीट, जो पानी का घनत्व होगा, पानी की डेंसिटी जो होगी भाई वह बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। और अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में जो पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे बताइए, आई रिपीट, आपसे पूछेंगे बताइए पानी का आयतन, आई रिपीट, पानी का आयतन आपसे पूछेंगे, ध्यान से सुनना, आपसे पूछेंगे पानी का आयतन और पानी का घनत्व। याद रखना भाई, अगर आपसे एक बढ़िया प्रश्न बनाया गया, आपसे पूछेंगे बताइए पानी का आयतन किस समय में सबसे कम होगा, पानी का जो आयतन होगा वह कितने डिग्री पर सबसे कम होगा, और पानी का जो घनत्व है वह मैक्सिमम सर्वाधिक के समय में होगा। तो मैंने आपको बताया 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में वॉल्यूम धीरे धीरे घटेगा, 0 में कुछ होगा, उससे बाद में 1 में और घटेगा, 2 में और घटेगा, 3 में और घटेगा, और याद रखेंगे जब पानी 4 डिग्री पर पहुंचेगा तो वॉल्यूम होगा मिनिमम, सबसे कम, न्यूनतम जिसे हम कहते हैं, आई रिपीट, न्यूनतम। पानी का जो आयतन होगा वह होगा न्यूनतम, और याद रखेंगे घनत्व होगा मैक्सिमम, अधिकतम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आई रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट है 4 डिग्री की रीडिंग। 0 से 4 डिग्री तो बस आपको समझाने के लिए लिखे हैं, बाकी जो 4 डिग्री की रीडिंग है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे 4 डिग्री से ऊपर को जाने पर यह रिलेशन उल्टा हो जाता है, 4 डिग्री प्लस, 4 डिग्री से ऊपर जाने पर जो वॉल्यूम आयतन है दोस्तों वह बढ़ेगा, और जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वह घटेगा। क्लियर हो गया भाई। और याद रखेंगे इसी को हम कहते हैं पानी का असामान्य व्यवहार, या जिसे हम कहते हैं एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस, इससे आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बार आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर हो गया, ध्यान से सुनेंगे। आपसे एक प्रश्न पूछेगा, 2-3 प्रश्न, ठीक हो गया ना। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, 1 लाइनर क्वेश्चन जो बनते हैं वह बना रहे हैं। आपसे बोलेंगे एक सिक्का, एक पानी का बीकर है, आई रिपीट, पानी का एक बीकर है, ठीक हो गया ना। और याद रखेंगे अगर उस बीकर के अंदर आपने आइस क्यूब डाली है, अगर एक पानी का बीकर है, इस पानी के बीकर में आपने आइस क्यूब डाली है, अगर आप पानी के बीकर में एक आइस क्यूब डालिए, 2-3 डालिए, पानी का घनत्व, या मैं ऐसा बोलूंगा पानी का आयतन, पानी की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो याद रखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलिए या लेवल ऑफ वाटर बोलिए, विल बी सेम। आई रिपीट, जब आप आइस क्यूब डालेंगे तो पानी की मात्रा एक बीकर में क्या रहती है, सेम रहती है। आई रिपीट भाई, पानी की मात्रा बीकर में क्या रहती है, सेम रहती है जब आइस क्यूब डालेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बताइए जब, यदि, ध्यान से सुनना, यदि एक हमारे पास आइस है, अगर आप आइस को पिघलाकर, अगर आप आइस को पिघलाकर पानी बना रहे हैं, अगर आपने आइस क्यूब है, आइस क्यूब को अगर आपने पिघलाया और पिघलाकर आपने पानी बनाया, आपसे बोलेंगे बताइए इस समय में जो आइस क्यूब होगा और जो पानी होगा, इसकी घनत्व, इसके घनत्व में, इसके डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप बोलेंगे जब हम किसी एक आइस क्यूब को पानी में पिघला देते हैं, ये आइस क्यूब है और ये पानी है, तो आप बोलेंगे इसका जो घनत्व है, आई रिपीट, जो इसका घनत्व है, जो इसकी डेंसिटी है वह 10% घट जाती है, -10%, 10% घट जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 10% क्या हो जाएगी, डेंसिटी घट जाएगी। आपकी परीक्षा में आएगा, इंपॉर्टेंट मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा। अभी तक बस आपकी परीक्षा में ये आया हुआ है, अगर ये प्रश्न आएंगे तो इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। मैंने बोला अगर एक आइस क्यूब डालेंगे तो पानी की मात्रा क्या रहेगी, सेम। आइस क्यूब डाला, गल गया आइस क्यूब, तो जितना होगा पानी की मात्रा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगला अगर आपसे पूछेंगे, अगर एक आइस है, अगर आइस को अगर पिघलाया जाए, आइस को पिघलाकर पानी बनाया जाए, तो आप बोलेंगे उसका घनत्व जो है, उसकी डेंसिटी है, ये ज्यादा डेंस होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा चिपके हुए होंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो जो घनत्व होगा वह 10% तक क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर हो गया ना। रिपीट, 10% तक क्या होता है, घट जाता है। अच्छा, एक और बात, अगर आपसे कभी पूछा गया, क्लियर हो गया ना, अगर आपसे कभी पूछा गया, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अगर कभी आपसे पूछा गया कि एक बीकर है, ध्यान से सुनना, एक बीकर है, अगर आपने एक बीकर में पानी भरा हुआ है, क्लियर हो गया, आपके बीकर में पानी भरा हुआ है,
अगर इस पानी में आप आइस क्यूब डालेंगे, आई रिपीट, अगर आप इस पानी में क्या डालेंगे, आइस क्यूब डालेंगे, आपसे पूछेगा बताइए कितना हिस्सा अंदर रहता है और कितना हिस्सा बाहर रहता है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा, जब भी अगर हम ऐसे आइस क्यूब डालेंगे तो उसका 1/10 भाग, आई रिपीट 1/10 भाग जो एक ऊपर है जिसको मैं शेड कर दे रहा हूं, ये आइस क्यूब का बस 1/, चलिए इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये आइस क्यूब का बस 1/10 भाग होगा, या इसे अगर मैं बोलूंगा 10%, 1/10 भाग या 10% बाहर रहता है, बाकी का 9/10 भाग या जिसे हम कह सकते हैं 90% यह पानी के अंदर रहता है। क्लियर हो गया भाई? तो ये थे कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ एक्सपेरिमेंट जहां से आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम मिनिमम, आयतन न्यूनतम, डेंसिटी घनत्व, मैक्सिमम अधिकतम। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी पूरे को हम देते हैं जल का सामान्य व्यवहार, जहां पर से आपकी परीक्षा में डायरेक्ट क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए समझ में आ गया? कोई डाउट्स हैं? चलिए भाई, तो अभी तक हम लोगों ने इसमें 2 टॉपिक्स देखे। हमने सबसे पहले बात करी टेम्परेचर स्केल की, तापमान का स्केल जो होता है, उसके बाद हमने बात करी जो पानी होता है, वाटर होता है, उसका एनोमलियस बिहेवियर यानी कि पानी के असामान्य व्यवहार के बारे में हमने बात करी। अब हम थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी के कुछ छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, तो इसमें एक छोटी सी हेडिंग होगी, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए भाई, जो सबसे पहले हम एक बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में एक बार इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं उसी को यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आपसे कभी पूछा गया कि वेपोराइजेशन और एवापोरेशन, आई रिपीट वेपोराइजेशन और इवोपोरेशन, याद रखेंगे। देखो भाई, हम बात करेंगे वेपोराइजेशन और इवोपोरेशन के बीच में डिफरेंस, याद रखेंगे वेपोराइजेशन और इवोपोरेशन, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है वेपोराइजेशन और इवोपोरेशन। अच्छा, इन दोनों के बीच में सबसे पहले, अच्छा हिंदी में वेपोराइजेशन को कहा जाता है वाष्पीकरण। क्लियर हो गया भाई? इसको कहा जाता है वाष्पीकरण, और याद रखेंगे इसे कहा जाता है वाष्पन, इसे कहा जाता है वाष्पन। देखिएगा भाई, वाष्पीकरण और वाष्पन, इन दोनों में अंतर क्या होता है, बोलना नहीं भाई। इधर देखो, सबसे पहली बात, वेपोराइजेशन, कभी भी जो वेपोराइजेशन होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, यानी कि एक निश्चित तापमान पर होता है। इट अकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर होगा, जैसे मैंने आपको बताया एक निश्चित तापमान, ध्यान से सुनना, एक निश्चित तापमान पर यह होता है, आई रिपीट यह एक निश्चित तापमान पर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो पानी होता है वो 100 डिग्री के बाद क्या होने लग जाता है, वेपोराइज्ड होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, वेपोराइज्ड होने लग जाता है। अगला, अगर हम बात करेंगे इवोपोरेशन की, वाष्पन की, आई रिपीट अगर हम बात करेंगे इवोपोरेशन वाष्पन की, तो वाष्पन की प्रक्रिया किसी भी तापमान पर हो सकती है, एट एनी टेम्परेचर, आई रिपीट एट एनी टेम्परेचर, यह प्रक्रिया किसी भी तापमान पर हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, इवोपोरेशन किसी भी तापमान पर हो सकता है। ये इन दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस है, मगर ये आपकी परीक्षाओं में नहीं आएगा। आपकी परीक्षा में ये वाला पॉइंट आया है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। देखिएगा, अगर आपसे पूछेंगे वाष्पीकरण, एक किसी भी लिक्विड, किसी भी कंटेनर में वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी, वेपोराइजेशन की जो प्रक्रिया होगी, वह कहां पर को होगी, तो आपका आंसर होगा जो पूरा का पूरा होल लिक्विड, यानी कि जो पूरा का पूरा द्रव होगा, आई रिपीट जो पूरा द्रव होगा, पूरे के पूरे द्रव में वेपोराइजेशन वाष्पीकरण होता है। मगर आपसे पूछा जाएगा इवोपोरेशन वाष्पन की प्रक्रिया कहां होती है, आप बोलेंगे ऑन द सरफेस, आई रिपीट आप बोलेंगे ऑन द सरफेस, केवल और केवल सतह पर, आई रिपीट केवल और केवल सतह पर, यानी कि ऑन द सरफेस। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आया है। आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, कोई भी एक कंटेनर ले लीजिए, इस पर लिक्विड रखा हुआ है, अगर यहां पर से नीचे से टेम्परेचर यानी कि तापमान दिया जाएगा, अगर आपसे पूछेंगे इसमें वेपोराइजेशन कहां होगा, तो आप बोलेंगे जो पूरा का पूरा लिक्विड रखा हुआ है, इस पूरे लिक्विड में वेपोराइजेशन होगा। मगर अगर आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें इवोपोरेशन वाष्पन कहां होगा, तो आप बोलेंगे केवल और केवल सरफेस पर होगा। केवल और केवल कहां पर को होता है, सरफेस पर होता है, सतह पर होता है। पहला क्वेश्चन। अगला, वेपोराइजेशन में इतने पॉइंट बनते हैं, इवोपोरेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे बोलेंगे यदि
तापमान को बढ़ाया गया, आपसे पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन बनते हैं यहां पर से। एक ये, अभी एक बता रहा हूं, अगर तापमान को बढ़ाया गया तो जो वाष्पन की दर है वह बढ़ेगी या घटेगी? तो आप बोलेंगे जो वाष्पन की दर होगी तापमान बढ़ाने पर वाष्पन क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट, जितनी ज्यादा क्या देंगे आप नीचे से हीट देंगे उतना ज्यादा ऊपर से क्या होते रहेगा? वाष्पन होते रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो सरफेस का एरिया होगा, सरफेस का एरिया ज्यादा होगा तो वाष्पन कम होगा या ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इवोपोरेशन ज्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा, आई रिपीट सरफेस एरिया कम होगा, तो जो इवोपोरेशन होगा वो क्या होगा भाई? कम होगा। क्लियर हो गया ना? और याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछेंगे वायु में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, या जिसे हम बोलते हैं नमी होगी, तो तापमान ज्यादा होगा या कम होगा? तो आप बोलेंगे भाई अगर ह्यूमिडिटी होगी, आई रिपीट आर्द्रता होगी वायु में, अगर आर्द्रता वायु में ज्यादा होगी, नमी वायु में ज्यादा होगी, तो जो इवोपोरेशन होगा, जो वाष्पन होगा, उसकी दर घट जाती है भाई। उस केस में वाष्पन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई रिपीट, उस केस में वाष्पन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, वाष्पन कब बढ़ेगा या कब घटेगा। क्लियर हो गया भाई? इस पर मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछ लेता है तो ये थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट है। अगला इसी चैप्टर में पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट था इवोपोरेशन और वेपोराइजेशन, ये हम समझ चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझसे रिस्पेक्टिव क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में अभी हाल ही में हुई एक परीक्षा में आपके रिलेशन के पेपर में आया हुआ है, मैं इसी चीज को डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था और बोला गया था कि जब भी आप, आई रिपीट, जब भी आप ऊंचाइयों में ऊपर जाएंगे, आई रिपीट, जब भी, इस बात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से गहराई से समझ सकते हैं, जब भी आप ऊंचाई में ऊपर जाएंगे तो आपके नाक से खून का बहना क्यों होता है? ठीक हो गया ना? अब ध्यान से सुनना, इसको आप कैसे करना था, इसको आपने कैसे करना था, इसके पीछे मैं पूरा तर्क समझाऊंगा आप लोगों को, पूरा का पूरा लॉजिक बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। देखो दोस्त, कभी भी अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं, ठीक हो गया, बोलिए नहीं भाई, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो बोलना मत, मैं बार बार बोलो मत, कहना नहीं पढ़े, मैंने पहले कहा था ना, जिसको दिखेगा ना मैं यहीं से उठा के फेंकूंगा बाहर। इधर देखो, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखो आपको पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसको समझने के लिए। अगर इस क्वेश्चन को आप तब भी अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपको हल्का सा कुछ चीजें जानकारी होती थी, अगर आप हल्का सा कोई भी चीज समझ सकते थे तो। देखो, अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा, चलो आपको मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ ले चलूंगा इसको समझने के लिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड को समझने के लिए आप लोगों को ज्योग्राफी की जरूरत बहुत जरूरी है। ठीक हो गया ना? अभी हम जो समझेंगे, सबसे पहले एक ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है, भूगोल में एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। ठीक हो गया ना? भूगोल का एक कॉन्सेप्ट होता है, या आप बोलिए सामान्य जानकारी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारी हवाएं होती हैं, जैसे अब मैं आपको एक बार बताता हूं, चलिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारा ये दक्षिण भारत है, ये जो हमारा साउथ इंडिया है, अगर हम इस दक्षिण भारत की बात करेंगे, साउथ इंडिया की बात करेंगे, साउथ इंडिया के यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट होता है बहुत नीचे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक जगह होती है, एक जगह होती है मेडागास्कर, जो विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप भी है। आई रिपीट, जो हमारा चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप भी है, और आप सभी लोग जानते हैं। चलिए, मेडागास्कर से मुझे एक दो चीजें और याद आ रही हैं। अगर आपसे पूछा गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आपके पेपर में आ चुका है। सबसे बड़ा द्वीप आप सभी लोग जानते हैं ग्रीनलैंड। अगर ऑप्शन में नहीं हुआ ग्रीनलैंड तो आप सभी लोगों को कौन से ऑप्शन के साथ जाना है? बोलो अब। न्यू गिनिया। यस, न्यू गिनिया दूसरा ऑप्शन होगा। और मान लीजिए न्यू गिनिया भी नहीं हुआ तो तीसरा है बोर्नियो। मान लो बोर्नियो भी नहीं है तो चौथा है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर, ये चारों के चारों विश्व के चार सबसे बड़े द्वीप हैं। ठीक हो गया? ये आपके पेपर में आता है, यहां तक पहुंच गया है एग्जामिनर, न्यू गिनिया तक। अब सुनना, मेडागास्कर जो है, याद रखना एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। देखो, होता क्या है, गर्मियों के समय में, आई रिपीट, जब हमारा ये जून का महीना होता है, मई जून का महीना होता है, जब गर्मियों के समय में आपको पता है जो दक्षिण भारत होता है वहां पर को जो होता है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब अगर यहाँ पर को जो गर्मियां होती हैं, याद रखना, यहाँ पर को जब साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा गर्म होता है,
जब गर्मियां होती हैं तो यहाँ पर को क्या होता है, बहुत ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पर की जो हवाएं होती हैं, यानी कि जो वायुमंडल में हवाएं होती हैं, वो हवाएं ऊपर को उठना शुरू कर देती है। ऊपर को उठना मतलब हम पृथ्वी की सतह में, सतह से ऐसे हवाएं मतलब वायुमंडल से ऊपर को उठना शुरू कर देती है गर्मी के कारण। अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना, जैसे मैं बहुत ही जीवन रियल लाइफ का एग्जांपल है, अगर कोई चीज कहीं पर से उठेगी, अगर कोई चीज कहीं पर से रिप्लेस हो रही है, तो वहां पर को जो वायु दाब होगा, यानी कि जो दाब, वायु दाब भी छोड़ो, जो दाब होगा, जो प्रेशर होगा, वह बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अब मान लो कोई भी चीज है, जैसे आप मान लेते हैं गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने हवा भरी हुई है, हवा भरी हुई है, जितनी हवा भरेंगे वो उतना बड़ा होगा, क्योंकि वहां प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप ऊपर से उसका ढक्कन खोल देंगे, हवा उठ जाएगी, हवा उठ जाएगी तो उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसी कारणवश जो साउथ इंडिया वाला भाग है, यहां पर को बनता है लो प्रेशर निम्न वायुदाब। ध्यान से सुनना, यहां पर को बनता है निम्न वायुदाब लो प्रेशर, यहां पर को बना निम्न वायुदाब लो प्रेशर। और इसी के समकालीन, आई रिपीट, इसी के समकालीन जो मेडागास्कर है, यहां पर को कुछ स्थितियों के कारण बनता है हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब। और मेरे शेरों याद रखना इसी कारणवश। अच्छा अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला, कहीं पर को अगर हाई प्रेशर होगा, अगर कहीं पर को अगर हाई प्रेशर होगा, वहां पर से अगर हवाएं उठेंगी तो वहां पर को क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अभी हवाएं उठी, ये हवाएं कहां जाएंगी, ये हवाएं जाएंगी कहां, ये हवाएं वहां जाएंगी जहां जगह होगी। और जगह कहां होगी, जहां पर को लो प्रेशर होगा। मैंने क्या बोला, कहां जाएंगी, जहां पर को लो प्रेशर होगा। मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि ऑलवेज कोई भी चीज, ऑलवेज हवाओं की ही बात नहीं, ऑलवेज कोई भी चीज होती है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है। कोई भी चीज जो जाती है वह जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर होगा, उसको वहां जगह नहीं मिल रही है। जस्ट समझो, एक बेंच में तुम लोग बैठे हुए हो, अगर एक बेंच में जगह नहीं है, वहां प्रेशर ज्यादा है, 6-7 बैठे हो, क्या करोगे, वहां पर से उठोगे, और जहां पर वो खाली होगा वहां पर को, जहां पर से उठे वहां पर को लो प्रेशर बनाया, जहां बैठे वहां पर को हाई प्रेशर बनाया। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया? कोई भी चीज खाली से, मतलब सॉरी, भरे से कहां की ओर जाती है, खाली की ओर जाती है। वही कॉन्सेप्ट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसीलिए जो मॉनसून आता है भारत में, भारत का एग्जांपल इसीलिए दिए, मॉनसून आता है, मॉनसूनी हवाएं इधर से आती हैं। देखो ये है साउथ, और इस साइड वाला क्या रहता है, वेस्ट। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे जो देश में मॉनसून आता है वो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, क्योंकि हवाएं आती है मेडागास्कर से, ऐसे चलती हैं। क्यों चलती है? क्योंकि यहाँ क्या बनता है, लो प्रेशर, यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर। इतना समझ में आ गया? अब आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आया कि नाक से खून, यानी कि जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, याद रखना, बोलना मत, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, यानी कि जब आप उच्च वायु, हाई एल्टीट्यूड यानी कि जब ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, आई रिपीट, जब आप ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तो आपकी नाक से खून क्यों आता है? तो आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी थी। देखो भाई, आपको एक बात पता है, आपको उस समय सोचना चाहिए था, आपको ये सोचना क्यों, आपको क्या सोचना चाहिए था, ध्यान से सुनना। आपको सोचना चाहिए था, सबसे पहली बात तो मुझे एक बात याद रखनी है कि ऊपर जाऊंगा, जब मैं पहाड़ चढ़ूंगा, या सिंपल कोई भी आदमी पहाड़ चढ़ता है, तुमने नहीं चढ़ा कोई बात नहीं, चढ़ोगे, अभी जब सियाचिन जाओगे चढ़ोगे। जब आप कहीं भी, आप कोई भी आदमी पहाड़ चढ़ता है, आपने पर्वतारोहियों को देखा है, वो यहां पर को ऑक्सीजन लेके क्यों चलते हैं? क्योंकि वहां पर को हवाएं नहीं होती हैं, वहां पर को ऑक्सीजन नहीं होता है। आई रिपीट, वहां पर को ऑक्सीजन नहीं होता है, हवाएं वहां पर को नहीं होती हैं। अगर कोई चीज वहां पर को नहीं है तो हाई एल्टीट्यूड, ऊपर जाने में प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? कुछ नहीं है ऊपर, हवाएं नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो प्रेशर क्या होगा, वहां घटेगा। हाई एल्टीट्यूड में जाने में, बट जीवन अपने डेली लाइफ से समझो ना, ऊपर जा रहे हो तुम लोग, आई रिपीट, जब आप लोग कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मास्क क्यों लगाते हो लोग? क्योंकि वहां पर को हवाएं नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, खाली होता है वहां पर। तो याद रखेंगे, जब आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं, जो प्रेशर होता है, या आप बोलिए प्रेशर होता है, वो कैसा हो जाता है, लो प्रेशर होता है। आई रिपीट, जो प्रेशर होता है वो कैसा हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, निम्न वायुदाब हो जाता है। आई रिपीट, निम्न वायुदाब। ध्यान से सुनना, जब आप ऊंचाई में ऊपर जाते हैं तो हो जाता है लो प्रेशर, प्रेशर हो जाता है लो प्रेशर, निम्न वायुदाब हो जाता है। और जो आपका शरीर होता है, आपके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो ब्लड का प्रेशर होता है, वह कैसा होता है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होता है। आई रिपीट, जो ब्लड का प्रेशर होता है वह हाई होता है। और आपको पता है बाहर जाने पर क्या होता है, लो होता है। तो बताओ, नाक से खून हाई से कहां बहेगा,
लो, और वो आपके शरीर से कहां आने का रास्ता ढूंढेगा? बाहर। इसीलिए ऊंचाइयों पर जाने पर जो खून होता है वह हमारे अंदर यानी कि हमारे शरीर से नाक के रास्ते कहां आता है? बाहर, क्योंकि हमारे अंदर होता है हाई प्रेशर और बाहर जो सराउंडिंग होती है वहां होता है लो प्रेशर। समझ में आया? कोई डाउट्स हैं? आप लोगों को एक बात और समझ में आई यहां पर से कि ऑलवेज द थिंग्स फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर। सिंपल है, जहां जगह होगी चीजें वहीं जाएंगी, जहां जगह क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि अगर जहां ज्यादा होगी चीजें वहां से उठेंगी और चीजें लो जगह पर को जाएंगी। समझ में आ गया? चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक दो चीजें पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर से दो तीन चीजें। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड प्रेशर, ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जाएगा ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप बोलेंगे स्पाइगोमैनोमीटर। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट, आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे स्पाइगोमैनोमीटर। आई रिपीट, स्पाइगोमैनोमीटर, SPHYGNMOMETER, स्पाइगोमोमीटर। क्लियर हो गया ना? स्पाइगोमोमीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ब्लड प्रेशर को नापने में किया जाता है। क्लियर हो गया ना? और याद रखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक मिनट, MOMN, ठीक है, METER, ठीक हो गया। ये ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। अगला आपसे पूछेंगे एयर प्रेशर, यानी कि क्योंकि हमने दोनों चीजें पढ़ी, हमने एयर का भी प्रेशर पढ़ा और ब्लड का भी पढ़ा, तो याद रखेंगे एयर प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। आई रिपीट, एयर प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए, क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? अच्छा मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा जो हवा होती है, हवा में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या नमी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे हाइग्रोमीटर। ये आराम से याद कर सकते हैं आप लोग, हाइग्रोमीटर यानी कि ह्यूमिडिटी इन एयर। आई रिपीट, ह्यूमिडिटी इन एयर, वायु में आर्द्रता, और देखिए एयर प्रेशर मतलब वायुदाब, एयर प्रेशर मतलब होता है वायुदाब, ब्लड प्रेशर मतलब होता है रक्तदाब। आई रिपीट, ब्लड प्रेशर मतलब होता है रक्तदाब, और स्पाइरोमीटर यंत्र है ये सभी, ये आप लोगों को ऐसे याद करने हैं, 1, 2 और 3 यंत्र। क्लियर हो गया ना? ब्लड प्रेशर तो हमारा नापने वाली के लिए, ब्लड प्रेशर तो हमारा चीज होती है। क्लियर हो गया दोस्तों? इतना समझ में आया? लास्ट पॉइंट आपका जो इस चैप्टर में अगर कभी पूछा जाएगा, क्लियर हो गया, आपके पेपर में कई प्रश्न आते हैं सिंपल टाइप के, फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा कभी भी, बताइए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला देके आपसे क्या पूछेगा? 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो एक इक्वेशन होती है, केमिस्ट्री में भी होती है, फिजिक्स में भी होती है, क्योंकि अभी हम लोग सब ऐसी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको इसी चैप्टर में एक और चीज पढ़ाऊंगा, आइडियल गैस इक्वेशन। आई रिपीट, आइडियल गैस इक्वेशन। और आप सभी लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। आई रिपीट, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये आप सभी लोगों को बताया PV = nRT होता है, और आपके पेपर में कभी ना कभी टपकेगा। आई रिपीट, आपकी परीक्षा में कभी ना कभी आएगा, आपसे एक प्रश्न बोला जाएगा, आपसे बोलेंगे बताइए निम्न में से कौन सा, आई रिपीट, निम्न में से कौन सा सही है या कौन सा क्या है भाई गलत है। तो आपको पता होना चाहिए जो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, आई रिपीट, आइडियल गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वह PV = क्या होता है? nRT होता है। PV = क्या होता है? nRT होता है। बताइए, समझ में आ गया ना? आइडियल गैस इक्वेशन। और इसमें हिंदी में कुछ नहीं होता, आदर्श गैस समीकरण भी कह सकते हैं आप लोग इसे। ठीक हो गया ना? आदर्श गैस समीकरण कह सकते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, आदर्श गैस समीकरण। देखो भाई, इस समीकरण को अगर मैं समझाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। PV = nRT, बस याद कर लीजिए कि PV = nRT बिल्कुल क्या होता है? सही फॉर्मूला होता है। तो ये हमने जो आज चैप्टर पढ़ा ये था थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हो गया ना? ऊष्मा गतिकी जिसे हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक से समझ में आए होंगे। क्लियर हो गया?